हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच डज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। सबसे पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप के इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m। मान लो के क्या आ गई हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड के डैश हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। उसी तरह पी क्या आ गया इनिशियल मोमेंटम, पी डैश क्या आ जाएगा हमारे पास न्यू मोमेंटम। तो पी डैश हमारे पास क्या आएगा, इनिशियली जो मोमेंटम था प्लस कितना इंक्रीज किया 20%, 0.2 पी। तो नया जो हमारे पास मोमेंटम आ गया 1.2 पी। इसी तरह न्यू काइनेटिक एनर्जी को के डैश से अगर डिनोट कर दें तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, पी डैश स्क्वेयर अपॉन 2m। मास वही रहेगा क्योंकि मास क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये क्या आ गया अब हमारे पास 1.2 पी होल स्क्वायर अपॉन 2m एंड दिस इज इक्वल टू 1.44 पी स्क्वायर अपॉन 2m। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1.44 के, क्योंकि ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। तो अब हमें बताना है कि कितना इंक्रीज आया। तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आई हमारे पास माइनस इनिशियल अपॉन के डैश की वैल्यू है हमारे पास 1.44 के माइनस के अपॉन के इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। तो ये क्या चीज़ आ गई, 0.44 के अपॉन के इंटू 100। के से के कैंसल आउट हो गया और ये कितना आ गया 44%। सी आ गया राइट आंसर। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा किसी भी क्वांटिटी में परसेंटेज की फॉर्म में, और आंसर भी आपको परसेंटेज की फॉर्म में बताना है, तो आप ये वाली चीज़ें याद रखोगे। काइनेटिक एनर्जी की जगह और भी चीज़ें हो सकती है, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, जो भी पूछा हो आपसे। ओके, मेथड यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड्स। एवरेज पावर बताना है। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर दिया अपॉन टी। अब फोर्स की फॉर्म में भी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो नहीं दिया है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स होता है मास इनटू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। क्योंकि हमारे पास क्या मास भी दिया है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी दी है, टाइम भी दिया है, और जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 लेते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं जिसे। मास आ गया 100, ग्रेविटी आ गई 9.8। जो डिस्प्लेसमेंट हुई, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हाइट की फॉर्म में होगी जो कितनी है 50 मीटर है, अपॉन 50 सेकेंड क्या है टाइम। 50 से 50 कैंसिल आउट और ये कितना आ गया 980। तो राइट आंसर आ गया ए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, while passing over an obstacle a light ray slightly bends round the corner, the phenomena is known as। जब भी हम क्या करते हैं, लाइट पास होती है किसी ऑब्स्टिकल से या किसी स्लिट से, तो उस जो कॉर्नर की तरफ जब लाइट बेंड हो जाती है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया होगा ऑलरेडी। ये कौन सा फिनोमिना है, डिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल विच श्रिंक्स ग्रेजुअली। तो सबसे पहले हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कितना आ जाएगा हमारे पास -gm/r। जहाँ पे g क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, m मास आ गया, r क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो जैसे जो स्फेरिकल शेल है वो श्रिंक करेगी, मतलब उसका जो रेडियस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो r क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब r क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट साथ में किस तरह, नेगेटिव की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ, अगर जो रेडियस है उसमें डिक्रीज आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बी आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एंड एनर्जी।
जो टॉर्क एंड एनर्जी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, यूनिट सेम होती हैं। कितना होगा, ml2t-2। तो ऑप्शन है ये ml2t-2, यहाँ पे माइनस होगा। ओके, टॉर्क एंड एनर्जी का सेम होगा ml2t-2। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is given an impulse such that the velocity of the particle changes from v1 to v2. The impulse is equal to, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज गिवन एन इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, आई से डिनोट करेंगे, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। ओके, और मान लो हमारे पास इनिशियल जो वेलोसिटी है पार्टिकल की v1 है और फाइनल क्या है v2। तो p क्या होता है, p इज इक्वल टू एम बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी m इसी तरह ले लिया, चेंज इन वेलोसिटी को और क्या लिखते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये आ गया हमारे पास। इसी तरह के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बी ऑप्शन m इंटू वी टू माइनस वी वन इज द राइट आंसर। फिर है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है, ए बॉडी कैन बी एक्सेलेटेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, देयर कैन बी जीरो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, frictional force and area of contact between the two surfaces are proportional। तो यहाँ पे जो correct statement है वो कौन सी है, kinetic friction is greater than rolling friction, C is the right answer। next है, name the law that states the force between electric charges। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स बताता है वो कौन सा लॉ बताता है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या आ गया, कूलम्स लॉ आ गया। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्ज पार्टिकल्स इज हार्ड। फोर्स पे क्या असर पड़ेगा अगर दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कर दें, आधा कर दें। तो अगेन ये कूलम्स लॉ है कि आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, Q1 Q2 के आगे चार्जेस आगे अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस r और उसका स्क्वायर। अब r को क्या कर दें, अगर हम आधा कर दें तो क्या असर पड़ेगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर और 4 क्या चल जाएगा न्यूमिनेटर में, मतलब फोर्स कितना बढ़ जाएगी, 4 गुना इंक्रीज करेगी। तो ए हमारे पास ऑप्शन है, इट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। नेक्स्ट है, हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर बाय 4 टाइम्स। हमें अगर किसी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे इंक्रीज करना हो 4 गुना, तो हमें क्या चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, क्या करंट को डबल करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल बाय डबलिंग द इंडक्टेंस बाय मेकिंग करंट अंडर रूट 2 टाइम्स। तो एनर्जी का रिलेशनशिप क्या होगा इंडक्टर के केस में, E इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्र, जहाँ पे E एनर्जी आ गया, L क्या आ गया, इंडक्टेंस आ गया, I क्या आ गया, करंट आ गया। तो ये तो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर हमें एनर्जी में कुछ चेंज लाना होगा तो करंट को हमें चेंज करना होगा, और एनर्जी को अगर हमें 4 गुना बढ़ाना है तो हमें करंट को कितना, 2 गुना इंक्रीज करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो एनर्जी है वो 4 गुना इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाय डबलिंग द करंट। नेक्स्ट है, द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इन एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसे बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। फिर है, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियन ईयर्स इज द रिजल्ट ऑफ ए। जो सन से एनर्जी एमिट होती है वो किसकी वजह से होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। ये क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बी आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट है, एज द रेन फॉल्स द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू। जब रेन फॉल करती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी पोजीशन की वजह से वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड टू डू मैक्सिमम वर्क डन ऑन द आइडियल गैस दैट इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो जब भी हमें क्या बताना है, मैक्सिमम वर्क डन की बात आती है तो हम पीवी ग्राफ से बता सकते हैं। तो जब जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसके केस में ये इस तरह से होगा, फिर उसके बाद आइसोथर्मल के केस में इस तरह से, देन एडियोबैटिक के केस में इस तरह से। तो अंडर ग्राफ जो ज़्यादा एरिया आया वो किस केस में आया, एडियोबैटिक प्रोसेस में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, एडियोबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv for gas if the pressure of the gas is proportional to the cube of its temperature and the pressure is an adiabatic process। तो मेरा क्वेश्चन रीड करते करते बहुत से लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है 3/2। नेक्स्ट है केमिकल डिसोशिएशन इज। केमिकल डिसोशिएशन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है एंड एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, कैलोरी या अर्ज। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर। नेक्स्ट है लेवल ऑफ पीएच फाउंड इन एंटा एसिड सॉल्यूशन। तो जो पीएच लेवल है एंटा एसिड सॉल्यूशन में वो कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.0। पीएच के स्केल की बात करें अगर, तो पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक। 0 to 7 तक आ जाएंगे हमारे पास एसिड्स आ जाएंगे, देन 7 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आएगा, एंड 7 to 14 क्या आ जाएगा, बेस आ जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एगशेल इट प्रोड्यूसेस। ये क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगी किसके साथ, एगशेल के साथ। नेक्स्ट है द बॉन्ड एंगल बिटवीन HCC बॉन्ड्स इन इथेन इज। कितना होगा बॉन्ड एंगल, मे बी आप में से कुछ लोग आंसर कर रहे हो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 109.5 डिग्री। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6 इज। तो जब भी बात आती है कि नंबर ऑफ 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 या 3, वट एवर द नंबर, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले जो 3 डिजिट नंबर हैं 100 से स्टार्ट होंगे। ओके। तो 100 तो डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 101 आया, 102 आया। 102 क्या आएगा, डिविजिबल बाय 6। उसके बाद 108 आ जाएगा, ऐसे 114 आ जाएगा, सो ऑन लास्ट क्या आ जाएगा, 996। ये क्या है, डिविजिबल हैं 3 डिजिट नंबर्स बाय 6। तो ये क्या बन गई हमारे पास, एपी बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, जहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है ए 102 आ गई, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया, और लास्ट टर्म कितनी आ गई, 996 आ गई। तो अब कल वाली क्लास में भी हमने क्या किया था, फॉर्मूला किया था, जिसमें ए एन क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 996 दिया है, फर्स्ट टर्म 102 है, एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी 6 गिवन है। तो इस तरह इसको सॉल्व करके जो n है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150। आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सी आ गया राइट आंसर। इसी तरह कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट है ए फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r इफ। हम किसी फंक्शन को कब कंटिन्यूस बोल सकते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू r, जब वो डिफरेंशियल होगा फॉर x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट है द वैल्यू, हमारे पास वैल्यू दी है, हमें उसका आंसर बताना है। तो आप में से सभी लोगों को ऑलमोस्ट आता है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह आ जाएगा ये, 3 - 4 - 0। अब 0 के अंदर जो भी टर्म होगी उसको सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। एंड 2 - 1, ये आ गया -6 - 1, राइट आंसर आ गया -7। नेक्स्ट है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज
p cube q square and b p q cube. p q are prime numbers, then HCF AB is, हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो a हमारे पास क्या है, p क्यूब q स्क्वायर. इसको और किस तरह लिख सकते हैं, p इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू. और b हमारे पास क्या है, p क्यू क्यूब. किस तरह लिख सकते हैं, और इसको q इंटू क्यू इंटू क्यू. अब हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a और b के लिए. तो एक तो p दोनों में कॉमन है, दूसरा क्या है, दो q कॉमन है. तो ये बन गया हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p q स्क्वायर, जो कि b ऑप्शन में अवेलेबल है. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज. तो जब भी एक इर्रेशनल नंबर की बात आती है तो उसके साथ प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑलवेज इर्रेशनल आएगा. ए आ गया राइट आंसर. तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था. और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.